वेलकम टू योर ओन चैनल जय माधव एकेडमी लर्निंग प्रोग्राम। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम जय माधव एकेडमी ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आज इस चैप्टर जो कि 11th क्लास का सेकंड चैप्टर है, आपके पास दो बुक हैं जिसमें से एक हॉर्नबिल और दूसरी है एक स्नैपशॉट्स। ये चैप्टर अगर आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे तो भी बेहतर है, मेरे पीछे भी लिखा है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई बाय गॉर्डन कुक एंड एलन बर्स्ट। अच्छा, इस चैप्टर के ऊपर अगर हम कुछ फेमस लाइन तो नहीं कहेंगे लेकिन 4 लाइन जरूर कहना चाहेंगे। देन वी विल गो थ्रू द चैप्टर कि इतिहास पढ़कर इतिहास रचना हर इंसान चाहता है। इतिहास पढ़कर इतिहास रचना हर इंसान चाहता है, पर इतिहास से सीखकर इंसान इतिहास क्यों नहीं दोहराता है। बातों को समझिएगा कि इतिहास पढ़कर इतिहास रचना हर इंसान चाहता है, पर इतिहास से सीखकर इंसान इतिहास क्यों नहीं दोहराता है। घर बैठे बैठे सारे मकाम चाहते हो क्या? मकाम मतलब मंजिल होती है। घर बैठे बैठे सारे मकाम चाहते हो क्या? इतिहास लिखने के लिए खुद इंसान कभी कभी इतिहास बन जाता है। जी, इस 4 लाइन के अगर सार को ना समझे हो तो हम आपको बता दें। फर्स्ट थिंग कि लाइफ मस्ट बी फुल ऑफ एडवेंचर। अगर हमारी लाइफ इजी गोइंग है, इट डजंट मीन दैट वी आर लिविंग लाइफ। हम जीवन जी रहे हैं। अगर हमारी लाइफ में परेशानियां, कठिनाइयां, उपलब्धियां जिसे हम अचीवमेंट्स कहते हैं, एडवेंचर्स, घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये सब नहीं है ना, तो हमारी लाइफ मतलब बेकार है, एक जानवर से भरी लाइफ है। और हमने देखा होगा इतिहास में बहुत से ऐसे एडवेंचर्स हुए, बहुत से ऐसे बड़े बड़े रिस्कफुल मतलब रिस्की वर्क हुए, और उन रिस्क लेने वाले लोग आज वर्ल्ड फेमस हुए। इसका मतलब एक ही चीज समझ में आती है कि नो रिस्क नो गेन। बिना रिस्क लिए जीवन में उपलब्धियां हासिल नहीं होती। बिना रिस्क लिए जीवन में आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। सफलता के ऊपर भी एक बड़ी खूबसूरत सी कोट है, वो चैप्टर के एंड में हम आपको बता देंगे। है तो सैकड़ों, लेकिन मेरी सबसे अच्छी जो कोट है वो हमको लगती तो चैप्टर के एंड में हम आपको बताएंगे, या इस चैप्टर के एंड में, आज की वीडियो के एंड में नहीं, इस चैप्टर के एंड में जब हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे। ये कहानी कुछ ऐसे ही एडवेंचर्स या मिस एडवेंचर के आप मान लीजिए, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें हैं। लाइफ में एडवेंचर कितना जरूरी है। अगर आपको फेमस होना, घर बैठे बैठे सारे मकाम थोड़ी मिल जाते हैं। अगर आपको फेमस होना है तो आपको एडवेंचर करने पड़ेंगे। सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर इज शोन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में किस तरह का एडवेंचर की बात करी गई है, मतलब क्या किया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लैंग्वेज बहुत टफ है। कोशिश करेंगे कि जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज में आपको कन्वे किया जाए, मतलब आपको डिस्क्राइब किया जाए, ताकि आप चैप्टर को एंजॉय कर सकें। एंड यू मस्ट टेक सम लेसन्स फ्रॉम दिस चैप्टर एज वेल। इस चैप्टर से कुछ लेसन्स भी आप मिले और लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि लिटरेचर में हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ एक लेसन, एक टीचिंग छुपी होती है। सो लेट्स सी व्हाट्स लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर वी विल गेट। चलिए, आज की स्टोरी है, आपकी बुक है हॉर्नबिल, और उस हॉर्नबिल का सेकंड चैप्टर है जो कि ये लिखा हुआ है आपके सामने। ठीक, ये लिखा हुआ है आपके सामने, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। लिखा है गॉर्डन कुक एंड एलन बर्स्ट ने। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस चैप्टर का। इंट्रोडक्शन क्या, बहुत ही अच्छा, बहुत टफ लैंग्वेज में है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है। डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू लाइन बाय लाइन एज इजी एज मच एज आई कैन। जितना भी हो सकता है मैं उतना करने की कोशिश करूंगा। इज द टाइटल itself suggests the gist of the chapter is the title। यहां पर कुछ गलत लिखा हुआ है। द टाइटल आप समझ लीजिए, द टाइटल itself, the title itself suggests the gist of the chapter। चैप्टर का जो जिस्ट है मतलब सार, वो समझा देता है इसका खुद का टाइटल। क्या टाइटल कह रहा है कि वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। अच्छा, ये वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, थोड़ी सी एक चीज हम भूल गए बताना, ये पूरा नाम नहीं है चैप्टर। ये पूरा नाम आपका जब चैप्टर का है, इफ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये पूरा चैप्टर का नाम जो है थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर दें। यहाँ नीचे लिखने को जगह शायद नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं यहीं पर लिख दे। ठीक है, पूरा जो टाइटल का नेम है, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये पूरा चैप्टर का नाम है। ये है पूरा चैप्टर का नाम है। मतलब
हमें मौत से नहीं डरना चाहिए या मरने से नहीं डरना चाहिए यदि हम एक साथ हैं। तो इसमें इसमें दो लेसन छुपे हुए हैं। एक तो एडवेंचर करने के बाद क्या होता है, जिसने एडवेंचर किया, जो कि इसका नरेटर है या जो मुख्य चरित्र है इस पार्ट का। और दूसरी चीज है कि यार इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, तो इसमें दूसरा एक लेसन निकल कर आता है। क्या है वो, कैसे पता चलेगा? आप इसको अगर आप समझ सकते हो उसे समझ लें, या तो फिर हम अपने लैंग्वेज में बाद में समझा देंगे, क्योंकि अगर हम पहले ही सब कुछ बता देंगे तो आप शायद सोचा रहे पता तो चली गया इस चैप्टर में क्या है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आंसर आपको तो बोर्ड से चैप्टर के बीच से आएंगे। सो यू हैव टू गो थ्रू, यू मस्ट गो थ्रू द चैप्टर को थोड़ा सा बीच में से जाना चाहिए, आपको पूरा पढ़ लेना चाहिए। चलिए इस लाइन को हम बाद में समझाएंगे। साफ साफ दिख रहा है आपके सामने, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, ये पूरा चैप्टर का नाम है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए या हमें मरने से डरना नहीं चाहिए। बहुत सी चीजें हम बोल सकते हैं इसमें, और जाहिर सी बात है मौत सबसे बड़ी जो है आपकी प्रेमिका हो सकती है। क्यों? क्योंकि मौत कभी धोखा नहीं देती इस दुनिया के किसी भी इंसान को, इतनी वफादार है वो, और जिंदगी से हम प्यार करते हैं। कितने मूर्ख इंसान है ना, मरना तो भाई है। चलिए अब बीच में जब हम लोग चलेंगे तो हम लोग और अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन करेंगे। द स्टोरी टीचेस अस टू बी यूनाइटेड। देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, स्टोरी जो है हमें टीच करती है। क्या करती है? टू बी यूनाइटेड, यूनाइट रहे। एकता में शक्ति होती है। दिस पेन कैन बी ब्रोकन वेरी इजिली, बट 2 or 3 or 4 pens if I hold into my hands, then if I try to break them down, so I don't think that I can. हमें नहीं लगता है कि हम उसे तोड़ पाएंगे अगर 4 पेन एक साथ दे दिए जाए, लेकिन इस पेन को तो हम तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ देंगे तो काम भी चलेगा, और हम तोड़ कर दिखा देते हैं। ये ना सोचना कि सर बड़े आए आता तो तोड़ के दिखाइए, तो इसको तोड़ नहीं सकते, नहीं तो मुकेश सर हमको। हाँ चलिए, टू बी यूनाइटेड, टू फेस एनी इम्पॉसिबल सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए हमें यूनाइट होना बड़ा जरूरी है। ये इसकी सेकंड टीचिंग है, और पहली टीचिंग तो इसमें लिखा ही हुआ है। आगे चले अगर हम, द नरेटर ऑफ द स्टोरी इज 37 years old बिजनेसमैन। एक नरेटर है जो कि 37 साल का है, एक बिजनेसमैन है, who sets off, जो कि निकल पड़ता है। sets off का मतलब निकल पड़ता है किस पर? ऑन अ वॉयज, समुद्री यात्रा पर, along with his wife named Mary, along with his wife named Mary, मैरी नाम की उसकी एक वाइफ है, एंड 2 children, और 2 बच्चे हैं उसके। नंबर 1 जोनाथन एज्ड 6 years, जो कि 6 साल का है। दूसरी है एक लड़की जिसका नाम है सुजाना, एज्ड 7 years, 7 years की एक लड़की है। तो सुजाना, जोनाथन एंड मैरी, along with the narrator who is narrating the story, स्टोरी को नरेट जो कर रहा है, जो कि एक 37 years old बिजनेसमैन है। ये एक वॉयज पर निकल जाते हैं। वॉयज का मतलब होता है बेटा समुद्री यात्रा, लिख लीजिएगा बेटा, समुद्री यात्रा, ठीक है, समुद्री यात्रा। दे ऑल वॉन्टेड टू रिपीट द सेम रिकॉर्ड, वो सब लोग क्या करना चाह रहे थे? रिपीट करना चाह रहे थे। दे ऑल वॉन्ट टू कॉपी, एक नकल करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? द रिकॉर्ड विच वॉज सेट बाय कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक इंग्लैंड के थे। कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा एक बार क्या किया गया था? Who had gone round the world once in the history, इतिहास में एक बार ये हो चुका था कि कैप्टन जेम्स कुक ने पूरे दुनिया का चक्कर लगाया था। He had taken the round of the whole world। पूरी दुनिया का चक्कर लगाना इतना आसान है? सोचना जितना आज की दुनिया, आज तो सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया को चक्कर लगा के दिखा दे, इवन ऑन वॉयज। वॉयज का मतलब समुद्री यात्रा के माध्यम से। हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल है अगर तो आप करके देखें। जैसे आज भी माउंटेन हमें दिख रहा है कि हिमालय पर्वत है, सभी लोग जाते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने। फिर भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करना और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना जमीन आसमान का फर्क है। कितने लोग हैं आज के दुनिया में कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं? शायद मैक्सिमम 100 होंगे। पूरी दुनिया में कितने लोग रहते हैं? मोर देन 7 अरब पीपल लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में लगभग 7 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, और सिर्फ 100 आदमी ही ऐसे होंगे, 100 इंसान ही ऐसे होंगे जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर सके। कितना आसान है ना माउंट एवरेस्ट से चढ़ना। जैसे हम लोग भाई केदारनाथ जाते हैं, हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं, हम खुद जा चुके हैं। तो वहां चढ़ना और वो चढ़ना, तो आज हम लोग देखते हैं इतिहास में नाम लोगों के कुछ दर्ज हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम एक लेडी का आता है, बछेंद्री पाल, बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी, ठीक है। तो ऐसे बहुत से ऐसे काम होंगे जो इतिहास में दर्ज हैं और आज अक्रॉस द वर्ल्ड उनको पढ़ा जाता है। तो इतिहास बनना पड़ता है उसके लिए। कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है इतिहास रचने के चक्कर में। इतिहास बन जाना पड़ता है, मतलब मृत्यु भी आ जाती है। बहुत से लोगों के पैर टूट गए, बहुत से लोगों की जान चली गई उसी चक्कर में कि चलो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं। एक माउंट एवरेस्ट का एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सबको समझ में आएगा। बाकी दुनिया में हजारों ऐसे एडवेंचरस वर्क हो चुके हैं, एडवेंचरस एक्टिविटीज हो चुकी हैं,
जैसे कि आपने अपने डिस्कवरी पे देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड एक प्रोग्राम आता था, उसमें देख रहे हैं कितने भयंकर तरीके से एडवेंचर किए जाते थे उसके द्वारा, नाम नहीं याद आ रहा है हमको, ठीक है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने भी उनके साथ जो है एक बार एडवेंचर किया था और शौक है, अच्छी बात है, भारत का नाम रोशन हुआ कि एडवेंचरस शेर हमारे यहाँ भी हैं। तो इससे आप समझ रहे हैं कि एक बार इतिहास में कैप्टन जेम्स कुक नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया के एक चक्कर लगाया था। तो यहाँ जो नरेटर है 37 साल का, ये भी चाह रहा था अपनी फैमिली के साथ कि पूरी दुनिया का चक्कर लगाना है। अब जिद थी, हुआ कि नहीं हुआ ये तो चैप्टर के एंड में पता चलेगा। जिद थी कि हमें लगाना है तो लगाना है। चलो आगे देखते हैं समरी ऑफ द चैप्टर की समरी क्या कहती है कि पहला पॉइंट है कि who all went on the voyage, who all went, कौन कौन वॉयज पर गया, सबसे पहला पॉइंट है। आप इस चैप्टर को आराम से इस तरह से समझ सकते हैं। The narrator and his wife had been planning to make a round of the world as it was done by captain, जैसा कि कैप्टन कुक के द्वारा जो है किया गया था। तो कौन कौन, नरेटर गया, उसकी वाइफ गई, वो दोनों लोग प्लानिंग कर रहे थे टू मेक अ राउंड, एक राउंड लेने के, ऑफ द वर्ल्ड एज इट वाज डन बाय कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा, जैसा कि एक राउंड लगाया गया दुनिया का, उसी तरीके से वो भी चाह रहे थे कि मैं भी, हम दोनों भी, और जो भी उनके साथ में बच्चे भी थे, हम लोग भी लगाएं। जेम्स कुक बोथ कलेक्टेड करेज, दोनों ने साहस इकट्ठा किया। कैसे इकट्ठा किया? जेब में नहीं इकट्ठा किया। साहस एक बहुत ही नेचुरल चीज होती है जो कि कलेक्ट आसानी से नहीं होती। एंड शार्पेंड देयर स्किल्स, और अपनी स्किल्स, अपनी जो टैलेंट है, अपना स्किल्स, अपनी, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे भाई इसको, स्किल को, अपनी अभिरुचि, मतलब नहीं, साहस, अपना अदम साहस को इकट्ठा किया। स्किल्स को आप समझ सकते हैं। आई जस्ट फॉरगॉट द हिंदी वर्ड ऑफ स्किल। इन द लास्ट 16 ईयर्स, पिछले 16 सालों में उन्होंने अपनी इस सपने को पूरा करने के लिए पिछले 16 साल पहले अपनी जो है ये स्किल इकट्ठा करना शुरू कर दी थी। कौन सी स्किल? पूरे वर्ल्ड का चक्कर लगाने की। एंड अल्टीमेटली उन्होंने ये काम किया। अंततः, अल्टीमेटली मतलब अंततः, दे स्टार्टेड देयर वॉयज इन जुलाई 1976, और आखिरकार वो दिन आया जिस दिन के लिए पिछले 16 साल पहले उन्होंने एक कसम खा ली थी, that we have to do the same thing as कैप्टन जेम्स कुक already had done। जिस चीज को कैप्टन जेम्स कुक कर चुके हैं, हमें भी वही करना है। This was the passion of the both, दोनों का ये पैशन था, दोनों की इच्छा थी, इच्छा शक्ति भी थी, इच्छा ही नहीं, इच्छा शक्ति के साथ उन्होंने तैयारी करी, और जुलाई 1976 में उन्होंने ये काम स्टार्ट करना शुरू किया along with their 2 little kids। और साथ में ये देखिए, ये अंग्रेजों के बच्चे, हम लोग के यहाँ तो बच्चे जानते हैं, है ना, ये अंग्रेजों के बच्चे सुजाना और जोनाथन, दोनों को साथ में लेकर उन्होंने ये काम शुरू किया। सेकंड है वेव वॉकर के बारे में। ये वेव वॉकर है क्या? फॉर द कंप्लीशन, ये फार नहीं होना चाहिए, ये फॉर होना चाहिए। फॉर द कंप्लीशन ऑफ देयर जर्नी, अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए, कंप्लीशन का मतलब पूर्ण करना। दे होन्ड देयर एंड बिल्ट 23, हाँ होन्ड, यहां पर बेटा स्किल वर्ड गायब है, हमारे कंप्यूटर महोदय थोड़े नशे में रहा था, इसी वजह से। दे होन्ड देयर स्किल एंड बिल्ट 23 मीटर बिग 30 टन वुडन, उन्होंने 23 मीटर लंबी बड़ी सी और 30 टन वुडन, 30 टन भारी जो है, उन्होंने एक नाव बनाई। द बोट वॉज प्रोफेशनली बिल्ट, उस बोट को जो है प्रोफेशनली बिल्ट किया गया। इट मीन्स इट वॉज गॉन थ्रू ऑल द टेस्ट्स एंड टफ सिचुएशन ऑफ द ब्रिटिश वाटर्स। उन्होंने किस तरीके से उसको तैयार किया था कि उसको इस तरीके से कई साल में उसे बनाकर तैयार किया कि जितने भी, भाई ये स्टोरी आज से 100-150 साल पहले की है, मान सकते हैं, अगर आप मान लीजिए 50 साल पहले की है, और उस टाइम पर इतना साइंटिफिक इन्वेंशन, इस सारी चीजें, शिप बनना, ये बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो उन्होंने एक वेव वॉकर जो अपने हाथ से बनाई हुई थी, उस वेव वॉकर का जितना भी स्किल टेस्ट होता था, मतलब एक नाव बनाई गई या शिप बनाया गया, उसको पहले टेस्टिंग से गुजरना पड़ता है। उन्होंने भी वेव वॉकर बनाया और उसे जितने भी मुश्किल परिस्थितियों में जो है वो पड़ सकते थे, उन मुश्किल परिस्थितियों में उसको टेस्ट किया। सारे जैसे कार बनती है, कार की स्पीड के लिए पहले उसको टेस्ट किया जाता है, ऐसा थोड़ी है। टेस्ट मत कहना बेटा, टेस्ट अलग वर्ड है और टेस्ट अलग वर्ड है। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षण करना, एनालाइज करना, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, किसी भी चीज को बना करके।
तो उन्होंने सारी टफ सिचुएशन में उस वेव वॉकर को उतारा और देखा कि क्या ये वेव वॉकर हर एक टफ सिचुएशन से सामना कर सकती है, इस तरह से उसको फॉर्म किया। चलें आगे भाई, आगे चलें तो कहता है तीसरा पॉइंट है कि कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी। फिर आखिर उनकी जो जर्नी थी वो कमेंस हुई। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, स्टार्ट। कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, START या बिगिन। कमेंसमेंट ऑफ द जर्नी, ऑल फोर स्टार्टेड मूविंग। फोर कौन? द नरेटर, द वाइफ ऑफ द नरेटर, टू किड्स ऑफ देम, ऑफ देयर, सॉरी। ऑल फोर स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्लाईमाउथ। एक जगह है प्लाईमाउथ, कहां पर है ये? इंग्लैंड में। दे एंजॉयड, यहां पर दे होना चाहिए, दे एंजॉयड वेरी प्लीजेंट जर्नी। टाइटल, दे डिड नॉट रीच टू केप टाउन ऑफ अफ्रीका। दे एंजॉयड वेरी प्लीजेंट जर्नी, उन्होंने बड़ी अच्छी खासी जर्नी स्टार्ट करी एंड दे वर एंजॉयिंग, अपनी जर्नी को वो एंजॉय कर रहे थे। टाइटल, दे डिड नॉट रीच टू केप टाउन। टिल, यहां पर टाइटल नहीं होगा बेटा, यहां पर कुछ हमारे, हाँ, टिल दे डिड नॉट रीच केप टाउन, जब तक कि वो केप टाउन नहीं पहुंच गए। अफ्रीका एक जगह है, मतलब एक कंट्री है, वहां एक जगह है, शहर है केप टाउन। केप टाउन नगर नहीं पहुंच गए जब तक, आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम आती है, तो साउथ अफ्रीका के केप टाउन शहर जब तक नहीं पहुंच गए तब तक तो उन्होंने अपनी जर्नी को एंजॉय किया। इन द फर्स्ट फेज ऑफ देयर जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी का, अपने यात्रा का जो पहला फेज था, पहला रूट, मतलब पहला सेक्शन जो था, मतलब कई सेक्शन में यात्रा करी, तो पहला जो सेक्शन था उनकी जर्नी का, दे कवर्ड 1,10,000, 10,000 लाख, 1,05,000 किलोमीटर जो है, 1,05,000 किलोमीटर इन्होंने अपने आप कंप्लीट कर लिया अपने ऊपर। अब 4 लोग वेव वॉकर पे 1,05,000 किलोमीटर, जरा सोचने वाली बात है। 5,000, 1,05,000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने अपने आप से तय करी। ये समरी में है, अभी हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फोर्थ पॉइंट इसमें आएगा कि लैरी एंड, हाँ, लैरी एंड विजिल नाम के दो, आई थिंक, जस्ट गिव मी 1 मिनट। What might be the name of that, the second one? I think I just, स्विस हर्ब सीगलर, हाँ, लैरी विजिल, यहां पर पूरा नाम होगा, अभी आपको आगे चैप्टर में दिखाई देगा। यहां पर सिर्फ लैरी विजिल, और यहां पर दूसरा नाम जो है वो हर्ब सीगलर है। थोड़ी स्पेलिंग गलत होगी यहां पर, हमारे जो कंप्यूटर में होते हैं वो, हाँ, हर्ब सीगलर, ये पूरा नाम था उनका, हर्ब सीगलर। इनको उन्होंने हायर किया, किन्होंने? दोनों लोगों ने, मतलब जो नरेटर था और नरेटर की जो वाइफ थी, उन्होंने हायर किया। हायर का मतलब होता है रेंट पर किसी को रखना, मतलब नियुक्ति कर लेना कुछ दिन के लिए, कुछ हेल्प के लिए। जैसे आप घर में हायर हो जाते हैं, बहुत से लोग नौकर बनते हैं, तो वो हायरिंग कहलाती है, ठीक है। हायरिंग का मतलब होता है किसी विशेष काम के लिए आपको रखा जाए। बिफोर मूविंग टू द ईस्ट, अब केप टाउन से उन्हें ईस्ट की तरफ जाना था। बिफोर मूविंग टू द ईस्ट, अब केप टाउन से अगर ईस्ट की तरफ चले ना, तो इसका मतलब ईस्ट की तरफ इंडिया आता है। केप टाउन, अफ्रीका इधर है, मान लीजिए अफ्रीका इधर है, तो ईस्ट की तरफ इस तरह से जाने वाले थे, यहां पर इंडिया था। तो केप टाउन से ईस्ट की तरफ जाने के लिए द नरेटर हायर 2 क्रूमैन, 2 क्रूमैन को उन्होंने हायर किया। नंबर 1 लैरी विजिल एंड हर्ब सीगलर, देखिए यहां पर सही लिखा है इन्होंने, हर्ब सीगलर, सो दैट दे कुड फेस द रफेस्ट सी, द साउदर्न इंडियन ओशन। भाई जाहिर सी बात है, आपका जानते हैं कोई साउदर्न इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है ना, प्रशांत महासागर, लाल सागर, तमाम तरह के सागर दुनिया में हैं। तो उसमें एक साउदर्न इंडियन ओशन है, दक्षिण जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर आप देखते हैं, अरेबियन सी देखते हैं, या बे ऑफ बंगाल देखते हैं, ये सब पानी के इतने बड़े बड़े बॉडी हैं। बॉडी का मतलब एक शरीर है, पानी का एक, हाँ, एक सेक्शन है। तो साउदर्न इंडियन ओशन जो है, एक साउदर्न मतलब दक्षिणी हिंद महासागर, साउदर्न इंडियन ओशन बहुत ही रफेस्ट माना जाता था, मतलब बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टफ, बहुत ही हार्श ओशन माना जाता था, मतलब सी माना जाता था। ओशन का थोड़ा सा छोटा रूप जो होगा वो सी कहलाएगा। ओशन सबसे बड़ी है वाटर बॉडी होती है, उससे छोटी सी माना जाता है, जिसे समुद्र कहते हैं, और महासागर उसे हम ओशन कहते हैं। आप इसे कॉमन तरीके से समझिए। Encountering the strong and alarming waves, they managed to cover
इनकाउंटरिंग, सामना करते हुए, इनकाउंटर का मतलब होता है सामना करते हुए, स्ट्रॉन्ग एंड अलार्मिंग वेव्स, बहुत ही कठोर और बहुत ही सचेत, अलार्म का मतलब होता है बहुत ही भयानक, है ना, अलार्म। वेव्स दे मैनेज टू कवर, किसी तरह उन्होंने मैनेज किया टू कवर 35,000 किलोमीटर जर्नी, एंड देन ऑन 25 दिसंबर दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस, और अंततः जो है वो 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर जो क्रिसमस डे नाम से मनाया जाता है पूरी दुनिया में, 25 दिसंबर को उन्होंने सेलिब्रेट किया है। और वो कहां पर किया, वो भी जहाज पर ही किया, क्योंकि ये समरी है, अभी आपको पूरा समझ में नहीं आना है, लेकिन कुल मिला के थोड़ा सा आउटलाइन आप समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। फिफ्थ पॉइंट इसमें दिया है कि 25 दिसंबर के बाद फिर वेदर चेंज हुआ। तो वेदर चेंज कैसे हुआ? आफ्टर क्रिसमस दे हैड अ नंबर ऑफ थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। क्रिसमस के बाद उनके बहुत से थ्रेट्स, खतरे जैसे कहते हैं, थ्रेट्स का मतलब खतरे होता है, और चैलेंजेस उनके सामने आए। वेदर गेट्स चेंज्ड एंड द सिचुएशन गोज वर्स फ्रॉम बैड। जो वेदर है, जो मौसम था, वो पूरी तरीके से चेंज हो गया, और सिचुएशन जो स्थिति थी पूरी तरीके से वर्स फ्रॉम बैड फ्रॉम वर्स, ठीक है, वर्स फ्रॉम बैड, हम उल्टा बोल गए, मतलब बद से बदतर हो गए उसके बाद। एंड ऑल सीम टू हैव एक्सेप्टेड देयर अप्रोचिंग डेथ, और सबको ये लगने लगा कि अब वो मरने वाले हैं, सबने ये मान लिया। ऑल सीम टू हैव, ऐसा लग रहा था सब लोग ये दिख रहे हैं, टू हैव एक्सेप्टेड देयर अप्रोचिंग डेथ, आने वाली मौत का सब इंतजार करने लगे कि नाउ वी विल बी नो लॉन्गर अलाइव, और अब हम लोग जो है जिंदा नहीं बचेंगे, ठीक है। हाँ, ओके, इज देयर एनीथिंग हैपन, कोई चीज नहीं, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए सॉरी, हो जाता है कभी कभी। द ह्यूज वेव्स स्ट्राइक एंड शिप सीम्स टू बी ओवरवर्क्ड एंड थ्रोज ऑफ एवरीबॉडी। जो ह्यूज वेव्स थी, बड़ी बड़ी गेल्स जिन्हें कहा जाता है, GAILS गेल्स जो होता है, GAILES गेल्स, बड़ी बड़ी जो लहरें पानी की थी वो स्ट्राइक कर रही थी, एक दूसरे को उठा उठा के पटक रही थी इन सबको। द शिप विच सीम्स टू बी बर्डन ओवरवर्क्ड एंड थ्रोज ऑफ एवरीबॉडी ऑन द शिप, सबको उठा उठा के शिप पर पटक दिया। एंड ऑल द मशीनरी स्कैटर्ड हिदर एंड देयर, जितने भी मशीनरी शिप पर लगे थे, वे वॉकर पर लगे थे, सब यहां से वहां, इधर एंड दिदर, ये कुछ पुराना वर्ड है, हियर एंड देयर का, फैल गए इधर से उधर, सब जो है करने लगे, क्या करने लगे, मतलब इधर से उधर सारी मशीनें टूट फूट गई। यहां पर समझने के लिए बेटा, यू हैव टू क्रिएट अ सीन इन योर आईज, आपकी आंखों के अंदर वो सीन चलना चाहिए जब आप समुद्र के बीचों बीच फंसे हो। नोबडी इज देयर टू हेल्प यू, और इन बड़ी बड़ी लहरों से, सुनामी जिस तरह से आती है, उन लहरों से लड़ने के लिए आपके पास सिवाय आपके हिम्मत और साहस के कुछ भी ना हो, सिर्फ ये उम्मीद के कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम मरेंगे नहीं, उसके अलावा कुछ भी ना हो। So what will you think and what will you do in such situation? इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे, ये आपको क्रिएट करना पड़ेगा सीन, तब जाकर आपको ये समझ में आएगा। 6th पॉइंट कहता है कि impossible to reach Australia, impossible to reach Australia, well Australia ड्यू टू द हैवी डैमेज। उसके बाद क्या कह रहा है कि वहां से आगे बढ़ना और ऑस्ट्रेलिया पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ड्यू टू द हैवी डैमेजेस, इतना ज्यादा डैमेज हो चुका था उन बड़ी बड़ी लहरों से, जैसे वो साउदर्न इंडियन ओशन की तरफ बढ़ते हैं, साउदर्न इंडियन सी की तरफ सॉरी बढ़ते हैं, तो पूरा शिप जो है तहस नहस हो चुका था, डैमेज हो चुके थे, खतरनाक तरीके से जो है विनाश हो चुका था हर चीज का। द शिप इज इन नो कंडीशन टू गेट देम रीच ऑस्ट्रेलिया, शिप जो है किसी भी तरह कंडीशन में नहीं था कि उनको ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाए। सो दे डिसाइडेड टू फाइंड द नियरेस्ट आइलैंड, तो उन्होंने सोचा कि ऑस्ट्रेलिया ना पहुंच करके जो आसपास का नियरेस्ट आइलैंड हो, आसपास का नियरेस्ट आइलैंड हो, आइलैंड का मतलब होता है एक ऐसा छोटा सा भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, और वही बड़ा भूभाग हो जाएगा तो फिर वो कॉन्टिनेंट कहलाता है। 3 तरफ से अगर घिरा है कोई भूभाग तो वो पेनिनसुला कहलाता है, और आइलैंड छोटा सा भूभाग होता है, जैसे आपने श्रीलंका को देखा होगा तो चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो उसे आप आइलैंड बोल सकते हैं, है ना। हाँ, आइलैंड लाई एम्स्टर्डम, इल एम्स्टर्डम सॉरी कहेंगे कि आइल एम्स्टर्डम, इल एम्स्टर्डम, इसका प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्टली नहीं बोला जा सकता।
आइल और इल एम्स्टर्डम, तो ये छोटा सा एक आइलैंड था जो कि वहां पहुंच करके उन्होंने सोचा कि हम लोग कुछ देर वहां पर रुकते हैं, देन वी कैन रेस्ट देयर। उसके बाद जो भी डैमेजेस हुए हैं कहां पर, वेव वॉकर पर, वहां जो है उसके आगे की बात करेंगे। दिस वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ये जो आइल एम्स्टर्डम था ये एक फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। फ्रेंच साइंटिफिक बेस का मतलब बहुत से कंट्री दूसरे देशों में दूसरी जगहों पर अपना जो है साइंटिफिक रिसर्च सेंटर बनाते हैं जहां पर रिसर्च कर सकते हैं। हमारे भारत का भी रशिया में है, कनाडा में, कई देशों में है जहां पर हम रिसर्च कर सकते हैं और सैटेलाइट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सैटेलाइट को वहां पर सेट कर सकते हैं। तो ये जो आइल एम्स्टर्डम था ये एक साइंटिफिक बेस था। एक साइंटिफिक बेस का मतलब एक प्लांट था। प्लांट का मतलब वो पौधा नहीं, प्लांट का मतलब जैसे आप समझते हैं ना, इंडस्ट्रियल एरिया कहीं बनती है तो इंडस्ट्रीज सेटअप करी जाती है, वो इंडस्ट्रीज को या प्लांट कह सकते हैं। तो ये फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। दो द सपोर्टिंग इंजन बीइंग डैमेज देयर चांसेस टू रीच हेयर बिकम्स वेरी लो। हालांकि उनका यहां पर पहुंचना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उनका जो जितना भी सपोर्टिंग इंजन था वो भी पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था और वो राम भरोसे वो चल रहा था। क्या चल रहा था पूरा, वो राम भरोसे पूरी नाव चल रही थी किसी भी तरह करते हुए। वो हार तो नहीं माने, लेकिन फिर भी 7th पॉइंट कहता है कि स्ट्रगल ब्रिंग देम सक्सेस। अंततः जो है उनका जो स्ट्रगल्स था, स्ट्रगल जैसे ऐसी कठिन परिस्थिति के अंदर जो है, मुश्किल हालातों में आपके पास कुछ ना हो लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है जिसे कहते हैं, तो आपका स्ट्रगल सफल होता है। क्योंकि मौत और जीवन ये आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में ना होने की वजह से आप कुछ भी कर ले, भगवान चाहेगा तो आपका कोई कुछ नहीं मतलब हाँ कर सकता, और अगर चाह ले तो आप बेटा पलंग से भी गिरेंगे तो मर सकते हैं। ऐसे भी हजारों मिसालें हैं दुनिया के अंदर। स्ट्रगल्स ब्रिंग देम सक्सेस, जो स्ट्रगल्स था उनका, उनके जो कोशिशें थी आके सक्सेस लेके आती हैं। दे केप्ट स्ट्रगलिंग फॉर मेनी आवर्स, घंटों तक उन्होंने स्ट्रगल किया। लाइटनिंग देयर हार्ट विद होप, और अपने उम्मीदों को जगाए रखा। एनी हाउ एंड अल्टीमेटली, किसी भी तरह करके, और अंततः दे बिकेम सक्सेसफुल इन रीचिंग आइल एम्स्टर्डम। अंततः वो आइल एम्स्टर्डम पहुंचते हैं। देयर स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क सेव्ड देम, उनका जो स्ट्रगल और हार्ड वर्क था वो उनको बचा लेता है। दिस वाज द होल इंट्रोडक्शन एंड द समरी ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल कम टू द explanation line by line, then you can understand in much better। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। let's see चैप्टर एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं, जहां से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। एक्सप्लेन कर लेते हैं वहां आपको। देखिए लाइन बाय लाइन आपको समझना है बेटा, लाइन बाय लाइन समझेंगे तो बेहतर तरीके से अब समझ में आएगा कि इसमें पूरे एडवेंचर की कहानी है और एडवेंचर क्या क्या है। अब देखना बेटा, कब से स्टार्ट की? इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 एंड सुजाना डॉटर जो है वो 7, एंड आई सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ। हम लोग इंग्लैंड के प्लाईमाउथ जगह से सेल करते हुए निकलते हैं। सेल का मतलब बेचते हुए नहीं, सेल का मतलब होता है पानी पर यात्रा करना। सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज। क्या करने के लिए निकलते हैं हम लोग? डुप्लीकेट। क्वेश्चन बनता है 11th क्लास के बच्चों। इस बार के चैप्टर बड़े अजीबो गरीब भी हैं, टफ लैंग्वेज में भी है, क्वेश्चन भी बीच बीच में से आएंगे। और इस बात पर जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिटरेचर है ये बहुत ही टफ है और इसको ऐसे समझना, सोचे आप रट लें तो ये नहीं, आपको पूरा चैप्टर समझना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। हिंदी पर ना ध्यान देते हुए अगर आप इस चैप्टर को समझने की कोशिश करें कि चैप्टर में क्या दिया है, देन यू कैन राइट द आंसर। अब उसने कहा कि डुप्लीकेट। अब आप डुप्लीकेट सोचेंगे सर नकली, नकली का मतलब नकल, नकल का मतलब कॉपी, कॉपी का मतलब दोहराना। समझ कहां से वर्ड आ रहा है डुप्लीकेट? बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो बहुत ही अनफेमिलियर होंगे अब तक आपसे, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो भी इंग्लिश चैप्टर थे वो इतने टफ नहीं थे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मेरे ख्याल से लिखे थे। लेकिन इस बार के जो चैप्टर हैं, एक तो विदेशी चैप्टर बहुत ज्यादा है। पिछली बार तक हमें बहुत से चैप्टर मिले थे जो इंडियन स्टोरी के ऊपर थे, इंडियन फिनोमिना, इंडियन सीन्स दिखाए हुए थे, इंडियन स्टोरीज थी, इंडियन कैरेक्टर्स थे। लेकिन इस बार जो है आपका जो स्टोरी है वो ज्यादातर फॉरेन स्टोरी है, विदेशी, और लैंग्वेज भी उनकी थोड़ी टफ है। तो यहाँ पर लिखा है कि इंग्लैंड से वो डुप्लीकेट करने की, द राउंड द वर्ल्ड, दुनिया का चक्कर लगाने, वो भी किस तरह से? वॉयज के माध्यम से, प्लेन के माध्यम से नहीं, समुद्री यात्रा के, फ्लाइट के माध्यम से नहीं करना था उनको। फ्लाइट उस टाइम पर इतना ज्यादा चलन में होगी नहीं शायद, और हो भी सकती है, हो सकता वो फायदा क्या, हवा में आप तैर अगर कर भी लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा पूरी दुनिया आप घूम लिए, है ना? तो इसलिए
इस चक्कर के लिए वॉयज के माध्यम से मेड 200 इयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। अब सोचिए जब 1976 में उन्होंने ये यात्रा करी तो लगभग 200 साल पहले, मतलब 1776 की बात है, किसने, कैप्टन जेम्स कुक नाम के व्यक्ति ने इस पूरी यात्रा को, मतलब वॉयज को किया था। उसी चीज को मेरे माइंड में जब स्ट्राइक किया वही चीज, तो मैंने भी ये सोचा कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू द सेम थिंग, उसी चीज को हम भी करते हैं कैप्टन जेम्स कुक ने जैसा किया। यहां पर जो नरेटर है वो खुद भी कहता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ, अपने दोनों बच्चों के साथ भी यही करना चाहता हूं, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाना चाहता हूं। वॉयज का क्या मतलब होता है, अ लॉन्ग जर्नी बाय सी और स्पेस के माध्यम से या सी के माध्यम से एक लंबी सी जर्नी। वैसे स्पेस के माध्यम से नहीं होगा, सिर्फ वॉयज होता है समुद्र के माध्यम से। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, अ 37 years old बिजनेसमैन, आई कौन है यहाँ पर, ये 37 years old बिजनेसमैन है, और एक लंबे समय से मैरी और मैं had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer, हम लोग लंबे समय से एक सपना देख रहे थे, had dreamed of sailing, किस चीज का, sailing in the wake of the famous explorer, in the wake of the हाँ famous explorer and for the past 16 years, एक बहुत ही फेमस एक्सप्लोरर का मतलब होता है खोजना, सर्च करना। जिस तरह से एक फेमस एक्सप्लोरर जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक 1726 या लगभग 18वीं शताब्दी में कैप्टन जेम्स कुक ने एक काम किया था, उसी की तरीके से हमारा भी एक सपना था कि हम भी वही काम करें। लगभग पिछले 16 सालों से वी हैड स्पेंड ऑल ओवर लीजर टाइम, जितना भी हमारा खाली समय था या एम्प्टी टाइम था, जितना भी हमारे पास जो एक्स्ट्रा टाइम था, उसको हम लोगों ने क्या करने में बिताया, होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल। होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल, ये एक आपके बुक में एक फ्रेज दिया होगा। होनिंग सी फेयरिंग स्किल का मतलब हो गया अपनी सी यात्रा पर परफेक्शन को शार्प किया, मतलब हमने अपनी वॉयज पर जितनी भी मुश्किलें आने वाली थी उनको परफेक्ट किया और शार्प किया। शार्प का मतलब होता है उसमें महारत हासिल करी पिछले 16 सालों से इन ब्रिटिश वाटर्स। ब्रिटिश वाटर्स का मतलब जो यूरोपियन जितने भी सागर हैं, उन यूरोपियन सागर में हमने कई बार ऐसे राउंड लगाया, प्रैक्टिस करी कि जब हम पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। इस उम्मीद में हमने जितने भी ब्रिटिश वाटर्स थे, यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वाटर्स लिखा हुआ है, वाटर नहीं लिखा। वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, ठीक। लीजर मतलब फ्री टाइम, होनिंग शार्पन और इंप्रूव किए। होनिंग का मतलब सी फेयरिंग, रेगुलरली ट्रैवलिंग बाय सी। सी फेयरिंग का मतलब सी पर यात्रा करना, समुद्री यात्रा। होनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल का मतलब हुआ इंप्रूविंग द स्किल्स रिक्वायर्ड टू ट्रैवल बाय सी, मतलब हमने हमारी स्किल को इंप्रूव किया जो कि समुद्र पर करने वाले थे हम। इस पूरे फ्रेज का मतलब निकलता है होनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल्स इन ब्रिटिश वाटर्स। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। अब बोट वेव वॉकर, यहां साफ साफ कह रहे हैं ना कि हमारी जो बोट है वेव वॉकर एक 23 मीटर लंबी और 30 टन वुडन हल्ड ब्यूटी और 30 टन से भरी हुई खूबसूरत सी एक हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड। उसको किस तरह से प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था, ओकेजनली और अमेचरली नहीं। मतलब जैसे कुछ नाव होती है, जैसे हम लोग अब जैसे गंगा घाट पर जाएंगे, यमुना घाट पर जाएंगे तो आपको नाव मिलती है, वो नाव नहीं, उससे आप सी फेयरिंग और पूरी दुनिया का चक्कर नहीं लगा पाएंगे। प्रोफेशनली बिल्ड मतलब whatever the requirements to go on the voyage we lasted it, हमने उसे लैस कर दिया था। उसमें जितने भी मशीनरी, जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी टूल्स, जितने भी औजार हथियार, जो भी हमें वॉयज पर जरूरत थी उससे हमें लैस करना पड़ा अपनी वेव वॉकर को। तो प्रोफेशनली हमने उसको बिल्ड किया था, प्रोफेशनली, ठीक है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हमने कई महीने इसको फिट करने में लगाए। एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और जितना हार्श और रफ वेदर हम पा सकते थे, सबसे ज्यादा खराब मौसम में, सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन में हमने इसको टेस्ट किया। किसको टेस्ट किया? हमने टेस्ट किया अपनी वेव वॉकर को, ताकि ये हमें जब हम सी फेयरिंग पर जाएं,
सी वॉयज पर जाएं तो वहां पर हमें किसी भी तरह का जो है ये नुकसान ना पहुंचाए, या हम कहीं मर ना जाएं, तुरंत पता चला हमारी बोट में ही छेद निकल आए। तो हर तरह से हमने उसके लिए ध्यान रखा, सचेत रहे। वुड एंड होल्ड अ वाटर टाइट बॉडी ऑफ शिप। ठीक। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर, जो फर्स्ट लेग था, लेग का मतलब यहाँ पैर नहीं है, लेग का मतलब द फर्स्ट फेज ऑफ द जर्नी, पहला जो हमारा हिस्सा था, हमारी जर्नी के कई सेक्शन थे, तो पहला जो हमारा हिस्सा था ऑफ अवर प्लान्ड 3 ईयर 1,05,000 किलोमीटर जर्नी passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town। तो हमारी पहला जो फेज था जर्नी का 1,05,000 किलोमीटर जर्नी का, वो पास्ड हुआ, खत्म हुआ। और कैसे? प्लीजेंटली मीन्स इन दिस 1,05,000 किलोमीटर जर्नी वी डिड नॉट फेस roughest और rough problems, we face somehow little problems and we managed। हमने किसी भी तरह करके मैनेज किया, ज्यादा परेशानी नहीं हुई। It was pleasant journey that we passed around 1,05,000 kilometers as we sailed down the west। हम लोग कहां तक पहुंचे? The west coast of Africa, west coast of Africa से to Cape Town। There before heading east, वहां से हम लोग ईस्ट की तरफ बढ़ने से पहले, बिफोर हेडिंग ईस्ट, हेड का मतलब सर होता है, सर का मतलब आगे बढ़ना, ठीक है, यहां पर सेंस लगाया जाता है। हेड क्या होता है? ऊपर होता है, मतलब ऊपर का मतलब आगे होता है, ठीक है, पैर पीछे होते हैं या नीचे होते हैं, ये कहा जाता है। तो हेड का मतलब आगे बढ़ना। तो आगे बढ़ने से पहले किस दिशा में आगे बढ़ना था? केप टाउन से ईस्ट की तरफ बढ़ना था। वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हम लोगों ने 2 क्रूमैन लिए। क्रूमैन का मतलब जो समुद्री यात्रा पर हेल्प करते हैं, जो आपको समुद्री यात्रा में सपोर्ट करते हैं। एक अमेरिकन थे जिनका नाम लैरी विजल था, और एक स्विट्जरलैंड से थे जिन्हें स्विस कहा गया, हर्ब सिगलर। स्विस इनका नाम नहीं है, ये कंट्री का नेम लिखा है। स्विस का मतलब जैसे वी आर इंडियन, हम लोग इंडिया नहीं है, हम लोग इंडियन है, तो इस तरह स्विट्जरलैंड में रहने वाले को स्विस कहा गया। हर्ब सिगलर और दूसरा पहले थे लैरी विजिल। ये 2 क्रूमैन थे जिनको हमने हायर किया आगे की जर्नी को पूरा करने के लिए, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, द साउदर्न इंडियन ओशन। दुनिया का सबसे रफ सी में एक सबसे कठिन, रफ और हार्श, टफ जो सी था वो था साउदर्न इंडियन ओशन। इसको क्रॉस करने के लिए, इसको पास करने के लिए हमने इन दोनों को जो है हायर किया। टैकल का मतलब होता है मैनेज करना, टैकल का मतलब होता है सामना करना, फेस करना। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? आगे चले। आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, हमारा दूसरा दिन केप टाउन से जब निकले, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल। दूसरे दिन हमें एक बड़ी भयंकर सी गेल्स का मतलब हो गया आपकी जो बड़ी बड़ी लहरें होती हैं पानी में, उन्हें गेल्स कहा जाता है। बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड जो है, बड़ी तेज हवादार जब सुनामी आती है तो वो वहां से जो लहरें उठती हैं हवा के साथ, उन्हें हम गेल्स कहते हैं। बड़ी स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कंटिन्यूअसली, लगातार वो हमारे पीछे रही है और हम उनके आगे रहे, कभी वो आगे तो कभी हम पीछे। मतलब अगले कुछ हफ्ता तक हम उन्हीं गेल्स का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। बट गेल्स डिड नॉट वरी मी, हालांकि उन गेल्स से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मुझे कोई चिंता नहीं हुई। बट द साइज ऑफ द वेव्स, जो लहरें थी गेल्स की वजह से जो पानी में लहरें उठ रही थी, वाज अलार्मिंग। वो बहुत ही ऊंची, बहुत ही कठिन, बहुत ही टफ थी, अलार्मिंग थी, है ना? हाँ, बहुत ही खतरनाक, तो अलार्मिंग थी। अप टू 15 मीटर्स, वो कितने ऊंची तक जा रही थी? 15 मीटर तक हवा में ऊंचाई तक जा रही थी। 15 मीटर बहुत होता है बेटा, है ना? आप जब आप समुद्र में हो तो 15 मीटर ऊंचा पानी आपको दिखेगा तो आपके वैसे ही हवा हो जाएगी। हाँ, तो एज हाई एज अवर मेन मास्ट, और कितना ऊंचे तक जा रही थी? जितना हमारा जो मस्तूल लगा होता है, जैसे नाव होता है, नाव, तो ठीक है ना, अरे हमको नाव भी नहीं बनाना आता, ये जैसे एक आगे डंडा लगा होता है ना, इसे हम मस्तूल कहते हैं। तो इसकी हाइट थी लगभग 15 मीटर। तो इस 15 मीटर की लहरें ऊपर तक जा रही थी, जितना इतना हाई जितना हमारा मेन
मास्ट, मास्ट का मतलब होता है मस्तूल। गेल्स मास्ट अटाल अपराइट स्ट्रक्चर ऑन अ बोट और शिप, शिप के ऊपर जो खड़ा सा स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं। उसके बाद क्या है, दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। केप टाउन से ईस्ट में लगभग हम लोग 3500 किलोमीटर आ चुके थे केप टाउन से ईस्ट में। जैसे केप टाउन यहाँ पर है, ईस्ट में हम लोग यहाँ तक की दूरी हम लोगों ने लगभग उन्हीं मुश्किलों भरी गेल्स में हम लोगों ने किसी भी तरह करते हुए हम लोगों ने सफर किया और लगभग 3500 किलोमीटर को पूरा कर लिया। ठीक है, तो 3500 किलोमीटर को केप टाउन से हम लोगों ने स्टार्ट किया और उसके ईस्ट में 3500 किलोमीटर पहुंचे। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस का मतलब भी वही खतरनाक, भयानक, भयावह, है ना, इतना ज्यादा भयानक जो था। बैड और ऑफ अ वेरी पुअर क्वालिटी, बहुत ही बुरा, भयानक, खतरनाक। अब इसको इस तरह के बहुत से वर्ड आएंगे जिसको आप कॉमन वे में समझेंगे। अचेत, सचेत, भयानक, बहुत ही खतरनाक, अलार्मिंग, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर हैं एक दूसरे के, बड़ा परेशान नहीं होइएगा। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस वेदर, वेदर बहुत ज्यादा खराब था। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, फिर भी डिस्पाइट के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, एट्रोशियस वेदर के बावजूद हमने एक अच्छा सा हॉलीडे मनाया। कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, 25 दिसंबर आ चुका था तो क्रिसमस ट्री, अब शायद क्रिसमस ट्री साथ में ले गए हो अपने, जो भी हो। न्यू ईयर्स डे, जब हम लोग न्यू ईयर्स पे पहुंचे, सॉ नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर। लगभग 25 दिसंबर से लेकर के न्यू ईयर्स मतलब 1 जनवरी तक कोई भी वेदर में चेंजेस नहीं आए। नो इंप्रूवमेंट वी सॉ इन द वेदर बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून। लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि इसे आज नहीं तो कल चेंज तो होना ही पड़ेगा। गिगेंटिक एक वर्ड आएगा आगे, तो उसका मतलब होता है ह्यूज ऑफ अ बिग साइज, जैसे अभी ऊपर लिखा था ना, हाँ, ह्यूज एंड ऑफ अ बिग साइज। फिर उसके बाद कह रहा है एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स एट डॉन ऑन जनवरी 2। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि ये इंप्रूवमेंट होगा, यस इंप्रूवमेंट हुआ, लेकिन फ्रॉम वर्स फ्रॉम बैड, बुरा तो था, बुरे से और भयंकर बुरा हो गया, ये चेंज आया। एंड इट डिड चेंज, बिल्कुल चेंज हुआ, फॉर द वर्स एट डॉन ऑन 2 जनवरी। 1 जनवरी तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि चलो आज नहीं तो कल तो चेंज होगा, अल्टीमेटली से चेंज होना पड़ेगा। हाँ, वो चेंज हुआ और भयंकर हो गया। 2 जनवरी आई और सुबह 2 जनवरी के डॉन का मतलब वो भोर का समय, भोर जो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास होता है उसे डॉन कहते हैं। द वेव्स वर गिगेंटिक, ये गिगेंटिक वर्ड आया, इसका मतलब पीछे लिखा था बेटा, गिगेंटिक मतलब अ बिग साइज, ह्यूज। जो वेव्स थी वो गिगेंटिक हो गई, वेव्स मतलब जो लहरें थी पानी में जो उठ रही थी वो और गिगेंटिक हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। जिब क्या है बेटा? अ ट्राइंगुलर स्टे सेल सेट फॉरवर्ड द मास्ट इन द शिप। जो मास्ट होता है शिप में, उसमें एक लगा होता है छोटा सा टूल, अ ट्राइंगुलर स्टे सेल, उसको कहते हैं जिब। तो हम क्या कर रहे थे? वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और सिर्फ अ यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल टू 1 नॉटिकल माइल पर आवर। ये समुद्र में सफर करने पर जो स्पीड नापी जाती है उसकी एक यूनिट होता है, और हम लोग किस स्पीड से जा रहे थे? उन भयंकर भयावह गिगेंटिक वेव्स से लड़ते हुए। कैसे जा रहे थे? We were sailing with only a small storm jib and were still making 8 knots, सिर्फ 8 knots के अकॉर्डिंग जा रहे थे। अभी कितनी स्पीड होगी? क्योंकि हमें नॉट्स से और स्पीड किलोमीटर से अगर हम मापेंगे तो हम शायद उसका स्पेकुलेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा हम कच्चे भी हैं। आप समझ लीजिए वी वर वेरी स्लो, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, वी वर वेरी स्लो इन मूविंग अहेड। आगे बढ़ने में हम बहुत ही स्लो थे, क्योंकि उतनी भयंकर लहरें हमको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। As the ship rose to the top of each, as the ship rose to the top of each wave, we could see, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे तो हमारे टॉप के ऊपर, मतलब हमारे जो शिप का आगे का हिस्सा था उसकी ऊंचाई तक जो है वो लहरें उठ रही थी। एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। इनॉर्मस का मतलब अ वेरी लार्ज साइज, इसका मतलब भी वही हो गया, बहुत ही भयानक और बहुत ही बड़ी साइज में। एज द शिप रोज,
शिप आगे बढ़ा, रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, वी कुड सी एंडलेस, हम देख सकते थे क्या, एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग, एंडलेस इनॉर्मस, हम आगे बढ़ रहे थे और आगे दिख रहा था एक एंडलेस मतलब अनंत, इटर्नल जिसे कहते हैं, कभी ना समाप्त होने वाला एक भयंकर सा आगे समुद्र दिख रहा था, रोलिंग टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ आते हुए, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और हवाओं की वो चिल्लाहटें, वो चीखें जो है, एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और वो जो आवाज निकल रही थी पानी की, हलल 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 हलल, वो इतना ज्यादा पेनफुल था हमारे ईयर्स को, हमारे मतलब मन में एक अजीब सा डर कि आप मरने वाले हैं, अब तो गए, अब मरने वाले हैं। इस बात को ध्यान देते हुए आगे बढ़े अगर हम, टू स्लो द बोट डाउन, हम लोगों ने किसी तरह बोट को स्लो किया, वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप, हमने स्टॉर्म जिप को जो है ड्रॉप किया, एंड लैश्ड अ हैविंग मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, लैश का मतलब टू हिट विद अ लॉट फोर्स, लैश का मतलब होता है झड़ाक से कर देना, जैसे किसी चीज को पड़ाक से दे देना या कपड़े को झड़कना, उसे लैश कहते हैं। मूरिंग द रोप्स, रोप्स का मतलब रस्सी होती है, चेन्स एंड एंकर्स बाय, जैसे आपने देखा होगा शिप पर बहुत से टायर, बहुत सारी रस्सियां पड़ी होती है, जैसे कोई दुर्घटना होने पर, कोई डूबने पर उसे तुरंत फेंक कर उसे बचाया जा सकता है। और बॉय इज मूर्ड, लूप क्या होता है, अ शेप प्रोड्यूस दैट बेंड्स राउंड एंड क्रॉसेस, लूप अ शेप, एक ऐसा आकार, प्रोड्यूस दैट बेंड्स राउंड, जो कि गोल टाइप में होगा, एंड क्रॉसेस बेंट, झुका हुआ। बहरहाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए इतना हम लोगों ने ऑलमोस्ट 30% कवर किया है, और बाकी हम 30% मतलब बाकी रेस्ट ऑफ द 70% नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और इतना काफी है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, जो भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑनलाइन, स्टे कनेक्टेड टू अस, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, स्टे होम, बी सेफ, थैंक यू सो मच।